हाय दिस इज प्रवीण कुमार योर पीके बाबा। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक नया चैप्टर जिसका नाम है ह्यूमनाइज्ड एंड कलरफुल वर्ल्ड इन जस्ट 15 मिनट। यानी 15 मिनट में हम इसके सारे कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करेंगे, अच्छे से समझेंगे और फिर इस चैप्टर में हमारा कॉन्फिडेंस होगा 200%। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम हमारी जो ह्यूमन आई है उसके स्ट्रक्चर पर बात करेंगे कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है और इसके स्ट्रक्चर में कौन कौन से पार्ट्स क्या क्या फंक्शन करते हैं। तो हमारा आईज इस प्रकार का एक डिवाइस होता है जो हमें विजुअल सेंसेशंस हमारे ब्रेन तक पहुंचाता है। अब हम देखते हैं इसका सबसे जो आउटर मोस्ट पार्ट होता है उसको हम कॉर्निया बोलते हैं। ये एक ट्रांसपेरेंट लेयर होती है हमारे आई बॉल की जो पूरी लाइट को अंदर पास ऑन करती है। अच्छा, मोस्ट ऑफ रिफ्रैक्शन जो होता है लाइट का वो कॉर्निया में ही होता है। यानी लेंस भी लाइट को रिफ्रैक्ट करता है बट लेंस से भी ज्यादा रिफ्रैक्शन कौन करता है? कॉर्निया करता है। यानी मोस्ट ऑफ रिफ्रैक्शन इन द आई इज डन वेयर द कॉर्निया इज प्रेजेंट। अब हम बात करते हैं कॉर्निया के अंदर आता है एक्वस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर जैसे इसके नाम से क्लियर है कि ये एक्वस है, यानी एक वाटरी सब्सटेंस है जिसके अंदर कुछ परसेंट जो है न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं। 99.9% तो वाटर होता है और 0.1% जो है 0.01% वो होता है आपका यहाँ पर नरिशमेंट वाले सब्सटेंसेस, यानी कि इसके अंदर कुछ न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो इसकी सेल्स को नरिश करते हैं। इसके बाद हम और आगे चले तो यहाँ पर होता है आइरिस जो कि एक डायफ्राम होता है जो प्यूपिल की साइज को कंट्रोल करता है। प्यूपिल एक ब्लैक सेंटर है जो लाइट को अंदर पास ऑन करता है क्रिस्टलाइन लेंस पर। तो वो प्यूपिल की साइज को कंट्रोल करने वाला जो पार्ट है वो डायफ्राम जो है उसको आइरिस बोलते हैं। और आंखों का जो कलर होता है ना, किसी की ब्राउन आईज है किसी की ब्लू आईज है, तो वो आइरिस के कलर की वजह से ही होता है। अब लाइट अंदर एंटर करती है तो टकराती है क्रिस्टलाइन लेंस से और ये क्रिस्टलाइन लेंस जो है ये फाइब्रस जेली लाइक मटेरियल का है। यानी इट शेप कैन बी चेंज्ड, इसकी साइज भी चेंज की जा सकती है। तो इसका शेप चेंज किया जा सकता है और वो शेप चेंज करने का काम कौन करता है? सीलियरी मसल्स। अच्छा, शेप चेंज करने की जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि हम डिफरेंट डिस्टेंस के ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं और उनकी इमेज हमें एक ही जगह बनानी होती है, उसका नाम है रेटिना। इस वजह से इमेज फिक्स है तो ऑब्जेक्ट डिफरेंट डिस्टेंस पर होने से उनकी इमेज फिक्स डिस्टेंस पर तब बनेगी जब फोकल लेंथ चेंज हो। तो फोकल लेंथ चेंज करने के लिए क्रिस्टलाइन लेंस को चेंज करना पड़ता है और वो कौन करता है? सीलियरी मसल्स करती है। इसके बाद अगर हम आए तो बीच में भरा होता है विट्रस ह्यूमर। विट्रस ह्यूमर भी एक लिक्विड है, जेली लाइक लिक्विड है जो क्या करता है? आईबॉल के शेप को मेंटेन करता है। उसके और आगे चलेंगे तो यहां पर एक स्क्रीन होती है, फोटो सेंसिटिव स्क्रीन, जिसके अंदर सेल्स लगी होती है, फोटो सेंसिटिव सेल्स जिनका नाम है रोड्स और कॉन्स। और ये स्क्रीन पर ही इमेज फॉर्मेशन होता है और इस स्क्रीन पर जो सेल्स लगी होती है वो डिटेक्ट करती है इमेज की इंफॉर्मेशन और ये जो ऑप्टिक नर्व है इसके थ्रू ब्रेन तक पहुंचाती है, ब्रेन उसको प्रोसेस करता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द वर्किंग ऑफ ह्यूमन आई। अब हम थोड़ा और आगे चलते हैं तो कैसे ये आई वर्क करती है, कैसे फंक्शनिंग करती है फॉर डिफरेंट डिस्टेंस ऑब्जेक्ट्स। जैसे अगर ऑब्जेक्ट बहुत दूर है तो दूर वाले ऑब्जेक्ट से जो लाइट रेज आती है आंख के अंदर वो आती है पैरेलल और ये उन पैरेलल लाइट रेज को कन्वर्ज करता है कहां पर? रेटिना पर। और जब रेटिना पर कन्वर्जन होगा दोस्तों तो इमेज आपको दिखने लग जाएगी। और यहां पर आप देखोगे कि इसको बैंड करने के लिए बहुत कम एफर्ट्स डालने पड़े हमारी आंखों ने, बहुत कम पावर का यूज करना पड़ा। ऐसे ही अगर मैं बात करूं कि ऑब्जेक्ट नियर में रखा है तो नियर वाले ऑब्जेक्ट से जो लाइट रेज निकलती है, इंसिडेंट रेज जो जनरेट होती है, दोज आर वे बियॉन्ड, मतलब वो बहुत ज्यादा डाइवर्जिंग होती है और डाइवर्जिंग रेज को कन्वर्ज करना ऑन द सेम स्क्रीन ज्यादा पावरफुल काम है। यानी इसको कन्वर्ज करने के लिए ज्यादा पावर की जरूरत होती है, यानी कि यहां पर जो पावर लगेगी वो पावर ज्यादा लगेगी एज कंपेयर टू द फार ऑब्जेक्ट। यानी दूर के ऑब्जेक्ट को देखने के लिए कम पावर की जरूरत, पास के ऑब्जेक्ट को देखने के लिए ज्यादा पावर की जरूरत। ज्यादा पावर है तो हम जानते हैं कि फोकल लेंथ जो है पावर का इनवर्स होती है। तो ज्यादा पावर यानी यहां पर कम पावर तो ज्यादा फोकल लेंथ, यहां पर ज्यादा पावर की जरूरत है तो कम फोकल लेंथ। तो यहां पर कम फोकल लेंथ के लिए जो शेप है हमारे क्रिस्टलाइन लेंस का वो बल्ज होगा और यहां पर स्ट्रेच्ड होगा। तो हम देखेंगे कि सीलियरी मसल्स जब रिलैक्स करती है तो लेंस बिकम थिन, यानी लेंस पतला हो जाता है और फोकल लेंथ जो है वो इंक्रीज हो जाती है, बढ़ जाती है और इस प्रकार हम डिस्टेंस ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। सिमिलरली यहां पर सीलियरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती है जिससे क्या होता है? लेंस थिक हो जाता है, मोटा हो जाता है और फोकल लेंथ डिक्रीज होती है और हम जो नियर बाई ऑब्जेक्ट्स है उनको बहुत क्लियरली देख पाते हैं। तो दिस इज हाउ अवर आई वर्क्स।
अब हम बात करते हैं कि हमारी जो आई है उसकी नॉर्मल फंक्शनिंग कैसे होती है, यानी नॉर्मली हमारी आई कितना देख सकती है। तो अगर मैं फार पॉइंट की बात करूं, यानी कि फारदेस्ट पॉइंट जिसको हम देख सकते हैं अधिकतम, वो होता है इन्फिनिटी। जैसे आप लोगों को अगर विश्वास नहीं हो तो ये देखना कि सन हमारी डायमेंशन से कितना दूर है। हम बोल सकते हैं कि सन इज एट इन्फिनिटी, पर उसको भी देख पाते हम, यानी हमारी आंख की जो सबसे फारदेस्ट पॉइंट है देखने का वो इन्फिनिटी है, बट नियर पॉइंट है 25 सेंटीमीटर। यानी 25 सेंटीमीटर से और क्लोज अगर किसी ऑब्जेक्ट को लाओगे तो हम उसके कंप्लीट फीचर्स और पूरे फीचर्स नहीं विजुअलाइज कर सकते। यानी अच्छी डिस्टिंक्ट विजन के लिए हमें मिनिमम 25 सेंटीमीटर पर ऑब्जेक्ट को रखना पड़ेगा। अब ये दूर और पास के ऑब्जेक्ट्स को देख पाने की जो एबिलिटी होती है, दिस एबिलिटी इज नोन एज, यहां पर हम बात करें तो पावर ऑफ अकोमोडेशन ऑफ आई, यानी पास और दूर के ऑब्जेक्ट्स को अपने फोकल लेंथ में अकॉर्डिंगली चेंज करके आंख जो फोकस करती है रेटिना पर, दिस एबिलिटी ऑफ द आई लेंस इज कॉल्ड पावर ऑफ अकोमोडेशन। इज इट क्लियर? यही है। यहां पर आप देखोगे तो यही जो लेंस है ये फार ऑब्जेक्ट को भी कन्वर्ज करता है यहां पर, और सिमिलरली नियर ऑब्जेक्ट को भी सेम डिस्टेंस पर कन्वर्ज करता है, यानी डिफरेंट डिस्टेंस पर डिफरेंट पावर, डिफरेंट शेप्स का अपने आप को वो एडजस्ट करता है। तो ये यहां पर है, और ये सारा काम कौन करता है? एडजस्ट करने का काम सीलियरी मसल्स जो प्रेजेंट होती है, जो लेंस को पकड़ के रखती है। अब हम बात करें तो अगर किसी भी प्रॉब्लम की वजह से या एजिंग की वजह से हमारे जो नॉर्मल फंक्शनिंग है आंख की, उसमें अगर प्रॉब्लम आती है तो दे मे कॉज 4 टाइप्स ऑफ डिफेक्ट्स इन आवर आई, इन आवर विजन। तो एक होता है मायोपिया जिसको नियर साइटेडनेस भी बोलते हैं, एक होता है हाइपरमेट्रोपिया जिसको फार साइटेडनेस, एक प्रेसबायोपिया और एक एस्टिग्मेटिज्म। इनको एक एक करके हम पढ़ते हैं। सबसे पहले नियर साइटेडनेस। नियर साइटेडनेस का मतलब है कि नियर की साइट है, यानी पास वाला दिखता है, दूर वाले में प्रॉब्लम है। तो जब पास वाला देखना होता है तो जो रेंज होती है उनको ज्यादा कन्वर्ज करने की जरूरत होती है, क्योंकि पास वाले में ज्यादा पावर की एप्लीकेशन लगानी पड़ती है, लेकिन जो दूर वाला है उसमें कम पावर की एप्लीकेशन है। लेकिन आंख में प्रॉब्लम आ गई तो वो जैसे पास वाले को ज्यादा पावर की जरूरत थी वैसे दूर वाले को भी ज्यादा पावर लगा देती है। तो ज्यादा पावर लगाने से दूर वाला क्या होता है? रेटिना से पहले ही कन्वर्ज हो जाता है। और जब रेटिना पर कन्वर्ज नहीं होगा और बीच में हो जाएगा तो बीच में कोई फोटो सेंसिटिव सेल्स तो है नहीं जो इस इमेज की इंफॉर्मेशन को डिटेक्ट कर पाए, यानी इमेज बन रही है इसका कोई पता नहीं चलेगा। तो इसको ठीक करने के लिए या इसके क्या रीजन होते हैं, सबसे पहले तो रीजन पर आते हैं। इस इफेक्ट में क्या होता है? पर्सन कैन सी नियर बाय ऑब्जेक्ट क्लियरली बट डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को वो अच्छे से नहीं देख पाता। उसके बाद जो यहां पर क्यों होता है ये, या तो आईबॉल जो है वो बिकम टू लॉन्गर, यानी आईबॉल बहुत लंबा हो गया है, जैसे स्ट्रेच हो गया है, या फोकल लेंथ ऑफ लेंस जो है वो शॉर्ट हो गई है किसी कारणवश, तो ऐसा हो जाता है। तो इसको ठीक करने का एक तरीका होता है, जिससे फार ऑब्जेक्ट होता है वहां से लाइट रेज आ रही है पैरेलल, अब ये जल्दी कन्वर्ज हो जाएगी जैसे यहां पर होगी रेटिना से पहले, तो यहां पर बीच में हमें एक एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। वो एडजस्टमेंट होगा कॉनकेव लेंस, और ये कॉनकेव लेंस इनको थोड़ा सा हल्का सा डाइवर्ट करेगा ताकि ये जो कन्वर्जन हो इस क्रिस्टलाइन लेंस से वो कहां पर पहुंचा दे? रेटिना पर। तो यहां पर इस डिफेक्ट को किससे ठीक किया जा रहा है? इस डिफेक्ट को ठीक किया जा रहा है बाय यूजिंग कॉनकेव लेंस। सिमिलरली हम दूसरे डिफेक्ट पर चले जिसको हाइपरमेट्रोपिया बोलते हैं और फार साइटेडनेस। इसमें दूर की साइड ठीक होती है बट पास वाली में प्रॉब्लम होती है। तो दूर की साइड को देखने के लिए कम पावर की जरूरत है। देखो दूर वाले को जो कन्वर्ज करना है उसके लिए कम पावर की जरूरत है। और सिमिलरली ये आंख ऐसी प्रॉब्लम आ चुकी है इसके पास कि ये पास वाले को जिसको ज्यादा पावर की जरूरत है इसको भी कम पावर लगा रही है। तो कम पावर लगाएगी तो लाइट रेज रेटिना के पीछे यहां पर जाकर कन्वर्ज होंगी। तो जब लाइट रेज कन्वर्ज नहीं हो रही, इमेज फॉर्म नहीं हो रही, तो कैसे देख पाएगा? तो ऐसा कब होता है? देखो इसमें क्या होता है, इस डिफेक्ट में पर्सन जो है दूर के ऑब्जेक्ट को देख पाता है, पास को अच्छे से नहीं देख पाता है। तो यहां पर क्या हो सकता है, क्यों हो सकता है? या तो आईबॉल जो है वो शॉर्ट हो गया, वहां पर लॉन्ग हो चुका था, यहां पर शॉर्ट हो गया, या फोकल लेंथ किसी भी कारण से क्या हो गई है, यहां पर जो है लार्ज हो गई है, बढ़ गई है, बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई है। तो इसको कैसे ठीक किया जाए? क्योंकि ये ज्यादा ही डाइवर्जिंग हो रहा है तो यहां पर कन्वर्जिंग लेंस यूज करना पड़ेगा। तो यहां पर बीच में हमने एक कन्वर्जिंग लेंस यूज करेंगे हम, और कन्वर्जिंग लेंस को यूज करते स्लाइटली ये कन्वर्ज हो जाएगी और रेटिना पर फोकस हो जाएगी। तो जो हाइपरमेट्रोपिया है दैट कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग द कॉन्वेक्स लेंस। इज इट क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं। देखो प्रेस बायोपिया में क्या होता है, प्रेस बायोपिया में या तो आपकी पास की कम हो जाएगी या दूर की, या दोनों ही प्रॉब्लम आपके साथ आ जाएगी। तो जब दोनों ही विजन में प्रॉब्लम आ जाती है तो आपको बाईफोकल लेंस का यूज करके इसको ठीक करना होता है, यानी दोनों टाइप के लेंसेज। और एस्टिग्मेटिज्म में होता है ना तो आप वर्टिकल लाइंस को प्रॉपर्ली देख पाते, ना ही हॉरिजॉन्टल लाइंस को प्रॉपर्ली देख पाते, आपके पास मल्टीपल इमेजेस फॉर्म होती है जो एक दूसरे पर कोइंसाइड करने लगती है, तो वहां पर बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो ऐसी डिस्टेंस को, ऐसी दिक्कत को ठीक करने के लिए हम सिलिंड्रिकल लेंस का यूज करते हैं। अच्छा ये होती क्यों है? ये कॉर्निया की इरेगुलर कर्वेचर से होती है।
तो जब कोर्निया इरेगुलरली कर्वेचर कर लेता है तो उस वजह से होती है, इसको सिलेंड्रिकल लेंस से हम करेक्ट कर देते हैं। तो ये हो गए हमारे डिफेक्ट्स। हम आते हैं नेचुरल फिनोमेनास पर। तो नेचुरल फिनोमेना में आए तो हमारी जो लाइट होती है व्हाइट लाइट, दैट इज कंपोज्ड ऑफ 7 कंपोनेंट कलर, यानी ये 7 कलरों से बनी हुई है, जिनको हम विबग्योर से समझते हैं। विबग्योर में सबसे पहले आता है आपका वॉयलेट, और इस प्रकार से आप विबग्योर से इसको करते हैं, यानी सबसे लास्ट में रेड और सबसे पहले वॉयलेट। वॉयलेट कलर की वेवलेंथ सबसे कम होती है और रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है, और जिसकी वेवलेंथ ज्यादा जिसकी स्पीड ज्यादा। तो स्पीड सबसे कम किसकी होगी? वॉयलेट की। सबसे ज्यादा किसकी होगी? सबसे ज्यादा किसकी होगी यहां पर स्पीड? जो है रेड कलर की। तो आप यहां पर मैं देखूं तो ये वाला वॉयलेट है मेरा और ये रेड है, सॉरी गलत कर दिया, ये रेड है और ये वॉयलेट है। इस प्रकार से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहां पर कलर थोड़ा सा मिसमैच हो गया है, तो यहां पर ये जो रेड कलर ये तो कम बैंड होगा क्योंकि ज्यादा स्पीड है, और वॉयलेट कलर ज्यादा बैंड होगा क्योंकि कम स्पीड हो जाती है। तो इस प्रकार से कलर जो है सेपरेट आउट हो जाते हैं। तो जब व्हाइट कलर अपने कॉम्पोनेंट कलर्स में ब्रेक डाउन हो जाएगा तो इस फंडे को बोलेंगे अपन डिस्पर्जन। और ये डिस्पर्जन जो है ना, ट्रैक बैक भी किया जा सकता है। अगर हम एक प्रिज्म से डिस्पर्जन कर रहे हैं तो दूसरा इन्वर्टेड प्रिज्म उसके पास रख दो सेम साइज का, तो ये वापस से व्हाइट लाइट को बना सकता है, जनरेट कर सकता है। आप ध्यान रखें ये येलो रेड को रिप्रेजेंट कर रहा है यहां पर, और ये वॉयलेट को रिप्रेजेंट कर रहा है यहां पर, आप देख सकते हैं। ठीक है, अब बात करें इस फंडे पर डिपेंड करता है हमारा रेनबो फॉर्मेशन। जैसे मान लो यहां से व्हाइट लाइट आ रही है, सिमिलरली मैं आपको बताऊं, यहां से व्हाइट लाइट आ रही है, ये व्हाइट लाइट है। तो ये व्हाइट लाइट सबसे पहले क्या करेगी, इसमें जैसे ये गिरेगी ना व्हाइट लाइट, जैसे ये गिरेगी तो यहां पर सबसे पहला फंडा होगा डिस्पर्जन, यानी सबसे पहले ये अपने कंपोनेंट कलर्स में टूट गई डिस्पर्जन। उसके बाद यहां पर दूसरा जो फंडा होगा ये होगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, या यहां पर हम सिर्फ इसको इंटरनल रिफ्लेक्शन भी बोल सकते हैं, क्योंकि सारी लाइट वापस से रिफ्लेक्ट नहीं होती, कुछ पार्ट ऑफ लाइट जो है बाहर पास ऑन भी हो जाएगी, पर जो लाइट रिफ्लेक्ट होगी उसको बोलेंगे इंटरनल रिफ्लेक्शन, दूसरा फंडा। तीसरा फंडा होगा यहां पर रिफ्रैक्शन, यानी कि जो रेनबो फॉर्मेशन है इसमें कितने फिनोमेनास काम करते हैं? 3 फिनोमेना, पहला डिस्पर्जन, फिर इंटरनल रिफ्लेक्शन, फिर रिफ्रैक्शन, ये काम करते हैं इस प्रकार से। तो यहां पर आपने रेनबो फॉर्मेशन का भी प्रोसेस देख लिया। अब हम बात करते हैं ट्विंकलिंग ऑफ स्टार और अर्ली सनराइज और लेट सनसेट का। तो ट्विंकलिंग वो स्टार्ट होता है किसकी वजह से? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से। एटमॉस्फेयर के अंदर कई सारी लेयर्स होती हैं, और वो सारी लेयर जो होती है अलग अलग अपना क्या रखती है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रखती है। तो अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से अलग अलग तरीके की बेंडिंग होगी। तो इस प्रकार से जैसे यहां से सनलाइट आ रही है, जैसे यहां स्टार से लाइट आ रही है, तो वो अलग अलग रिफ्रैक्शन से बैंड होकर आपकी आंखों में आती है, पर आप उसकी एक्चुअल पोजीशन नहीं देख सकते, क्योंकि आपकी आंखों में जिस डायरेक्शन में लाइट रहेगी आपको लगेगा कि स्टार उसी डायरेक्शन में है, और ये जो डायरेक्शन है ये कॉन्स्टेंटली चेंज होती रहती है। क्यों होती रहती है? क्योंकि फिक्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं होता हमारे लेयर्स का। जो एटमॉस्फेरिक लेयर्स है उनका फिक्स नहीं होता, क्योंकि हवाएं इधर उधर चलती रहती है, तो वो चेंज होता रहता है, कॉम्पोजिशन चेंज होता रहता है। तो इस वजह से इसकी अपरेंट पोजीशन कभी यहां है, कभी यहां है, कभी यहां है। इस वजह से ये क्या होता है? ट्विंकल करते हुए स्टार दिखाई देते हैं। अब हम बात करें होराइजन के, अगर ऊपर सन होगा तभी हम देख पाएंगे। जो हमारी जो बिल्कुल हॉरिजॉन्टल विजिबिलिटी होती है वो होराइजन के ऊपर होती है, होराइजन से नीचे नहीं देख सकते। लेकिन सन जब होराइजन से नीचे होता है ना रियली, तो उससे जो आने वाली लाइट है इस प्रकार से बेंड होकर आती है कि आपको सन होराइजन के ऊपर दिखता है। यानी एक्चुअल में सन अभी राइज हुआ भी नहीं है, बट आपको सनराइज दिख रहा है, यानी 2 मिनट पहले आपको सनराइज दिखने लग जाता है। ऐसे ही जब सन सेट हो जाता है, यानी होराइजन से नीचे भी पहुंच जाता है, तब भी आपको सन दिखता रहता है। 2 मिनट लेट तक आपका सनसेट हो नहीं पाता है। तो इस प्रकार से आपकी डे की जो लेंथ है वो 4 मिनट से चेंज हो जाती है। किसकी वजह से? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से। अब हम आते हैं एक नेक्स्ट फिनोमेना पर जिसका नाम है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। अब हम जानते हैं कि ये जो कलर्स हैं इनमें सबसे कम वेवलेंथ किसकी है? सबसे कम वेवलेंथ है हमारे वॉयलेट कलर की, और सबसे ज्यादा वेवलेंथ है किसकी? रेड कलर की। तो यहां पर हम देखेंगे कि अगर सबसे कम वेवलेंथ वाला कोई कलर है तो वो सबसे ज्यादा स्कैटर होता है, और सबसे ज्यादा वेवलेंथ वाला कलर सबसे कम स्कैटर होता है। यानी सबसे ज्यादा स्कैटरिंग किसकी होगी? वॉयलेट कलर की। सबसे कम स्कैटरिंग किसकी होगी? रेड कलर की। इसीलिए जो सिग्नल्स होते हैं वो रेड कलर के बनाए जाते हैं, क्योंकि एटमॉस्फेयर के पार्टिकल और हमारी जो सराउंडिंग के पार्टिकल्स है वो ज्यादा इसको स्कैटर नहीं कर पाते। स्कैटर क्या है? स्कैटर का मतलब जितनी कलर की लाइट किसी पार्टिकल से टकरा रही है ना, वो पार्टिकल उसमें से उसकी साइज के अकॉर्डिंगली जो कलर के वेवलेंथ के अनुसार जो कलर है उसको अपने आसपास फैला लेगा। जैसे सन से जो लाइट आती है उसमें सारे कलर होते हैं, लेकिन एटमॉस्फेयर में जो गैसेस होती है वो क्या करती है? सन की लाइट में से कुछ कलर, जैसे हम इनको मेजर 3 कलर से रिप्रेजेंट करते हैं, ब्लू, ग्रीन और रेड। तो जैसे ब्लू कलर की सबसे कम वेवलेंथ है तो ब्लू कलर को वो अपने आसपास फैला लेता है और बचने वाले ग्रीन और रेड कलर को आगे पास ऑन कर देता है।
तो जब उन पार्टिकल्स को आप देखोगे तो पार्टिकल्स ने कौन सा कवर पहन रखा है, ब्लू कलर का। तो आप जब ऊपर देखोगे तो वो सारा ऊपर का कैसा दिखता है आपको, ब्लू। यानी हमें जो स्काई ब्लू दिखता है ना, वो स्कैटरिंग की वजह से दिखता है। रेड कलर को कौन स्कैटर कर सकता है, क्योंकि इसकी वेवलेंथ ज्यादा है। तो जो बड़े पार्टिकल है, जैसे डस्ट पार्टिकल, जैसे वाटर के पार्टिकल, वो इसको स्कैटर कर सकते हैं, बट गैस के पार्टिकल रेड कलर को नहीं कर सकते। गैस के पार्टिकल किसको ज्यादा करते हैं, ब्लू और ग्रीन को ज्यादा करते हैं। और इसी फंडे पर टिंडल इफेक्ट डिपेंड करता है, क्योंकि आपने देखा होगा जब आप जंगल में जाते हैं तो जंगल में पेड़ों के बीच में से एक रोशनी आती है जिसमें आपको पार्टिकल ही पार्टिकल, डस्ट के पार्टिकल विजिबल दिखाई देते हैं। वो डस्ट के पार्टिकल क्यों विजिबल हो जाते हैं, क्योंकि उन पार्टिकल से टकराने वाली सारी लाइट, क्योंकि बड़े पार्टिकल है तो सारे कलर एक साथ स्कैटर होते हैं। जब सारे कलर एक साथ स्कैटर होंगे तो कैसे वो दिखेंगे आपको, व्हाइट कलर के पार्टिकल्स दिखने लग जाएंगे। इसी में एक फंडा है रेडिश अपीयरेंस ऑफ सन एट द सनराइज और सनसेट। रेडिश क्यों दिखता है, क्योंकि जब सन से ये अगर सनसेट और सनराइज की कंडीशन है तो होराइजन के पास होगा। अब होराइजन से आप तक जो लाइट पहुंचेगी वो एक बड़ी लंबी लेंथ ट्रेवल करके आएगी। बड़ी लंबी लेंथ ट्रेवल करके आएगी तो इस लाइट में जो ग्रीन और ब्लू कलर है वो सबसे ज्यादा पार्टिकल्स जो एटमॉस्फेयर के हैं वो स्कैटर कर लेंगे। तो बचेगा कौन सा कलर, रेड कलर। यानी आपकी आंखों में इससे कौन सा कलर पहुंचेगा, रेड कलर। ऐसे सनराइज पर हो रहा है तो सेम सनसेट पर होगा, रेड कलर आपकी आंखों में ज्यादा पहुंचेगा सनसेट। लेकिन जब ये ओवरहेडेड है, यानी जब ये बिल्कुल दोपहर का टाइम है, तो यहां से जब आएगा ये तो बहुत कम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, यानी वेरी मिनिमलिस्टिक जो इसका स्कैटरिंग होगी ग्रीन और ब्लू लाइट की। यानी सारी लाइट लगभग इक्वल अमाउंट में आपकी आंखों में आ रही होगी, तो इस वजह से आपको व्हाइट दिखता है। यानी दोपहर में व्हाइट और सनराइज और सनसेट में रेड किसकी वजह से दिखता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से दिखता है। दिस इज ऑल अबाउट दी ह्यूमनाइज्ड एंड कलरफुल वर्ल्ड एंड जो नेचुरल फिनोमेना जिसमें इंक्लूडेड है उनके बारे में। तो मिलते हैं अपन अगले वीडियो में। और अगर आपको अपनी प्रिपरेशन को और बूस्ट करना है तो आज ही एक्सप्लोर करें, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, हमारे कोर्सेज को एनरोल करें और मचा दे अपने बोर्ड और प्री बोर्ड एग्जाम्स में। थैंक यू वेरी मच।